सभी को मेरा नमस्कार। जो हमारा अगला चैप्टर है, चैप्टर हमारा 18 है। आज इसका शीर्षक है टोपी। और ये हमारे जो लेखक है हमारे सृंजय जी हैं और ये कहानी विधा में लिखी गई है। जो सृंजय द्वारा एक कहानी है कि जिसमें एक गौरी और गौरैया और नर गौरैया है। तो जिसमें वो नर गौरैया एक टोपी कैसे कैसे प्रबंध करती है, बनाती है अपने लिए। और गौरैया जो नर गौरैया है वो उसको बोलता है कि हम ऐसे ही नीरे अच्छे हैं, कपड़े की क्या ज़रूरत है। कपड़ों से लोगों की औकात का पता चल जाता है, कौन गरीब है कौन अमीर है। इस प्रकार से वो उसको समझाता है, मगर गौरैया वो अपनी ही धुन में रहती है कि नहीं, मुझे कपड़े पहनने हैं, टोपी पहननी है तो टोपी पहननी है। तो उसको कहीं से कहीं वो रुई प्रबंध करती है, रुई से वो कैसे कैसे वो टोपी बनाती है। आगे चल के वो टोपी और राजा के पास पहुंचती है तो राजा को वो उसकी खिल्ली उड़ाने लगती है, उसका मजाक उड़ाती है कि उसके पास टोपी मतलब मेरे से अच्छी नहीं है, मेरे में 5-5 फूल लगे हैं, उसके में एक भी फूल नहीं लगा हुआ। इस प्रकार से उसको मजाक उड़ाती है और राजा इस मजाक में और आगे चल के वो गौरैया की टोपी छीन लेता, उसको मारने तक का आदेश दे देता है। मगर उसकी सुंदरता को, टोपी को देखते हुए वो कहने लगता है कि इतनी सुंदर टोपी किसने बनाई, मेरी टोपी इतनी सुंदर नहीं बनाई, उसकी टोपी इतनी सुंदर कैसे बनाई। तो जितने भी वो कारीगर टोपी जो बनाते हैं गौरैया की, उसको बुलाते हैं, एक एक करके सब माफ़ी मांगते हैं और बताते हैं कि गौरैया ने उसको कीमत दी है और कीमत दे के उसका बनवाया हैगा। तो लास्ट में जो उसकी टोपी ऊन को ढूंढता है वो बताता है गौरैया के पास कुछ ना होने के बाद भी वो अपना आधा धन मुझको दे देती है। तो इस आप कहानी में देखेंगे जिसके पास कुछ नहीं होता वो तभी वो अपना कुछ ना कुछ हिस्सा उसको देती है, और जिसके बाद बहुत कुछ होता है वो कुछ भी नहीं देता। इस प्रकार से आगे जाके आपको पता चलेगा कि राजा किस प्रकार से अपने ऐशो आराम में राजा का जो धन था वो क्या था, वो सब धीरे धीरे जो खजाना था वो खाली होता गया। तो इस प्रकार से राजा की वो पोल खुल जाती है और इस प्रकार से चिड़िया वो अपनी टोपी को लेते हैं वो और ताना को मतलब राजा को ताना कसते हुए उड़ जाती है। तो इस प्रकार से सृजन के द्वारा ये जो कहानी है टोपी लिखी गई है। तो हम कहानी के माध्यम से जानेंगे कैसी है ये कहानी। आइए देखते हैं। तो आइए सुनिए हम कहानी। एक थी गौरैया, गौरैया थी जो गौरैया एक, और एक था गौरा मतलब नर गौरा, ठीक, गौरैया। दोनों एक दूसरे के परम संगी, जहाँ जाते जब भी जाते साथ ही जाते, जब हंसते तो साथ ही और रोते तो एक साथ, खाते पीते एक साथ, सोते भी एक साथ, दिन भर होते ही खोते भी निकल पड़ते, दाना चुगने और झुटपुट होते ही खोते पे मतलब अपने घोंसले में आ जाते। मतलब झुटपुट मतलब होता है जो दिन ढलने लगता है, इस प्रकार से, और वो अपने घोंसले में आ जाते, थकान मिटाते और सारा दिन देखे सुने में हिस्सेदारी बांटते। एक शाम गौरैया मतलब जो गौरैया थी बोली, आदमी को देखते हो, देखो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं, कितना फबता है, मतलब कितना सुंदर लगता है उन पर कपड़ा। तो वो बोलता है खाक फबता है, मतलब खाक सुंदर लगता है। गौरैया तपड़ाक से बोला, मतलब कि जो उसका नर गौरैया बोला कि कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है कि आज लट जीरा चुग गए हो। तो जो गौरैया बोलती है, लगता है आज तुमने लट जीरा चुग गए हो। तो वो चिड़िया क्या होता है, मतलब कि चिड़चिड़ा पौधा तुमने खा लिया है। गौरैया बोल पड़ी, कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरत ढक जाती है। जो नर गौरैया थोड़ा बोला कि जो कपड़े पहनने से आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जाती है। और गौरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो मेरी सुघड़ काया एक एक कटराव मेरे सामने, मतलब इतनी सुंदर जो काया है मेरे सामने है, रोए रोए की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मनुष्य जैसे तरह खुद सारापा ढक ले, सारापा मतलब तो सिर से लेके पांव तक ढक ले, सरप्पा मतलब सिर से लेके पांव को ढक ले, तो तेरी सारी खूबसूरत भी ओझल हो जाएगी, मतलब दिखेगी नहीं, कि नहीं दिखेगी। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गौरैया बोलती है कि कपड़े अच्छा लगने की नहीं होते, मौसम की मार को बचने के लिए भी पहना जाता है।
तो आदमी आदमी पहनता है। तो आगे देखेंगे तो बोलता तू समझती नहीं है। गौरैया हंसकर बोला, पहले पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी शक्ति भी जाती रही। मतलब कपड़े पहन पहन के जो शक्ति थी उनको जाड़ा सहने की गर्मी सहने की वो शक्ति जाती रही। और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है, मतलब बड़ा लफड़ा है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात का पता चल जाता है। मतलब कि औकात पता चल जाती है कि कितने मतलब अमीर है गरीब है, इस प्रकार से आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। अब हैसियत में बता तेरी हैसियत नहीं तेरी हैसियत नहीं, इस प्रकार से कपड़े की पहनने से क्या हैसियत में भेद हो जाता है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। गौरैया बोली, नित नए नए लिबास सिलवाया करता है। गौरैया बोला, नित नित नए नए कपड़े सिलवाया करता है। ये निरा पोंगापन है, निरा पोंगापन है। ठीक है, मतलब पागलपन है। गौरा बोला, आदमी तो लिबास के फकत लाज ही नहीं ढकता। मतलब फकत मतलब केवल केवल लाज ही नहीं ढकता, अपने हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हों उन्हें भी दस्ताने और मौजों से ढक लेता है। सिर पर लटे हैं तो उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अपन तो नंगे ही भले, उसने बोला अपन तो नंगे ही भले, जो नर गौरैया बोला अपन तो नंगे ही भले। उनके सिर पे टोपी कितनी अच्छी लगती है। और जो गौरैया बोली कि उन पे टोपी कितनी अच्छी लगती है। गौरैया बोली, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। उसने बोला कि मेरा ही मन टोपी पहनने का करता है। टोपी तू पाएगी कहाँ से? गौरा बोला, टोपी कहाँ से पाएगी? टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है। जो टोपी बोलता है आदमियों का राजा पहनता है। जानती है कि एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलटा जाता है। टाट मतलब जो जिसपे बैठते हैं उसको उल्टा जाता है। मतलब क्या होता है ना कि आपको पता है एक राजा की टोपी के लिए कितना षड्यंत्र रचा जाता है। तो टाट उलट जाता है। जरा से चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। अपनी टोपी सलामत रहे इस फिक्र में कितनों की टोपी पहनानी पड़ती, मतलब कितनों को बेवकूफ बनाना पड़ता है। यहाँ पे देखेंगे मुहावरा है टोपी पहनाना। मतलब ठीक है, मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़ ही मत। मतलब उसने कहा कि मान तो मेरे इस चक्कर में पड़ मत। गवरा था तनिक समझदार, मतलब वो समझदार था इसलिए सक्की, जबकि गौरैया थी जिद्दी। और क्या गौरैया थी, क्या जिद्दी थी और धुन की पक्की थी। जो काम लग जाए तो करना ही करना है, तो धुन की पक्की थी। ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही ये जीवन का लक्ष्य मान लिया, उसको ही जीवन को लक्ष्य मान लिया। जहाँ चाहा वहीं रहा। उसने बोला जहाँ चाहे वहीं पे रहा है। तो मालूम के मुताबिक अगले दिन दोनों घुरे हुए चुंगने निकले और चुगते चुगते उसे रुई का एक फव्वा मिला। मतलब जब दोनों चुगने निकले तो चुगते चुगते उसको फव्वा मिला, रुई का एक मतलब फव्वा मिला। रुई का एक छोटा सा टुकड़ा मिल गया और मिल गया। उस प्रकार से गवैया मारे खुशी के घूम घूम के लौटने लगी। ठीक है, आगे देखेंगे। अरे क्या मिल गया? अरे गवरे के चिढ़ाकर पूछा। मतलब जो था नर गौरैया था, पूछने लगा चिढ़ा के। मिल गया टोपी का जुगाड़ मिल गया। गवरैया ने गवरे के सामने रुई का फव्वा धर दिया, मतलब उसके सामने रख दिया और जैसे तेरे जैसे ही एक बाबरा और था, तेरा जैसा एक बाबरा पागल और था। और गबरा बोला, मतलब कि रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। जैसे तुझे मिल गया रुई। चाबुक था बड़ा उम्दा, मतलब बहुत ही अच्छा और लचकदार। उसकी घोड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया। चाबुक हाथ लगते ही वह बाबरा चीखने लगा, चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। ठीक है, मतलब बाकी क्या, घोड़ा चाहिए, लगाम चाहिए और जीन। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। उसने बोला अब तो तीनों रास्ते में पड़े, मतलब मिल तो पाएंगे नहीं रास्ते में। तो सब काम धंधा छोड़ वो बाबरा ताउम्र, मतलब कि सारे काम धंधा छोड़ के पूरी उम्र ताउम्र ये रटता रहा, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। तो बेचारा जो पागल था वो बस यही रटता रहा जीवन भर। बाकी क्या बचा कि 3, मतलब बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। तो गवरा उसको समझाते हुए बोला, इस रुई के फवे से लेकर टोपी तक का सफर तुझे बहुत आता भी है, कुछ आता पता है?
बस देखते जाओ, उसने बोला बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गौरैया रुई का फव्वा लिए एक धुनिया के पास चली गई और बड़े मुनहार से बोली, धुनिया भैया इस रुई के फव्वे के धुन दो। उसने कहा जो रुई का फव्वा उसे धुन दो। धुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हुई मतलब कि फटी फटी पुरानी सी एक चूड़ी मिजेई पड़ी हुई थी और वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? उसने बोला कि तू जाती है कि नहीं? अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। उसने बोला मुझे राजा के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ राजा ऐसा है जो चाम का दाम नहीं देता। मतलब क्या, एक दाम फूटी कोड़ी नहीं देता, चाम का दाम नहीं देता। मतलब इंसान का काम करते करते चमड़ी उतर जाए, मतलब दाम नहीं देता उसका। ऊपर से तू आ गई है फोकट की रुई धुलवाने। उसने बोला एक तो तू फोकट के आ गई की रुई धुलवाने के लिए फ्री की। उर्ज ना करो। उसने कहा गुस्सा ना करो। गवरैया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, मतलब पूरी उजरत मतलब तुम्हें पूरा पैसा दूंगी। इसे धुन दो, उसे धुन दो, आधा धुन ले लो, आधा मैं ले लूंगी। इसने बोला आधा आप ले लो, आधा मैं ले लूंगी। दुनिया को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खड़ी मजदूरी ना मिली। 16 आने में 8 आने उसके, 8 आने मजदूरी। तो इसलिए सपना ही था, मतलब कि ऐसा सपना ही था कि 16 में से 8 आने उसके हों। वह झट तैयार हो गया और घर चोर मतलब कि आवाज आने लगी, जो काम करने लगा। उसकी तांती बज उठी। उसने बड़े मन से रुई धुनी। लो इसे उसमें से आधा धुनिया ने ले लिया और आधा गवैया ने। उससे उत्साही गवरा और गवैया एक कोरी के यहाँ गए। और क्या, एक कोरी के यहाँ गए और वह कहने लगा, कोरी भैया इस धुनी की रुई बना दो, सूता बना दो। सूता जो बनाते हैं उसे कोरी बोलते हैं। तो सूता काट दो। कोरी के कमर की झुकी हुई थी, उसने बदन पे धज्जी हो चुका था। मतलब जो कपड़े थे, क्या धज्जे मतलब फटे पुराने थे। एक धुस्सा डाल रखा था, धुस्सा मतलब बिस्तरा डाल रखा था। वह बड़ी अनिच्छा सा बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते नहीं अभी मुझे राजा के अचकन के लिए सूत काटना है, फुर्सत नहीं है। और मुफ्त में मल्लार गाने की, मतलब मुफ्त में काम करने की। भैया एक मुल्क में सब काम क्या आज ही राजा जी के लिए ही होता है? उसने बोला इस मुल्क मतलब इस देश में कि काम जो राजा के लिए ही होता है। गौरैया अचरज से बोली, तू किस मुल्क की आई है? उसने बोला तू किस मुल्क की आई है? कोरी ने उसे भर आंखें देखा और जानती नहीं ये चलन खट मरे बरधा बैठा खाया तुरंग। यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए ही होता है। राजा जी के लिए लगोई और भगोई भी तो बहुत है, इसी में उनका भी काम होता है। मुकरो मत भैया। उसने बोला मुकरो मत मतलब मना मत करो भैया, हम तुम्हें मालूक मुआवजा देंगे। उसने कहा कि आपको मुआवजा देंगे। गौरैया बोल पड़ी, इसे काट दो, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लूंगी। उसने बोला आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लूंगी, इसे काट दो। और कोरी भी तैयार हो गया। कोरी मतलब सूत काटने वाला भी तैयार हो गया। इतनी बाजी मजदूरी पर काम ना करना मूर्खता होगी, मतलब कि इतनी अच्छी मजदूरी पर ना काम करना मूर्खता होगी। तन तन करके उसकी तकली चरखी ताता थैया करने लगी, मतलब उसकी चरखी चलने लगी ताता थैया करके। और काफी महीन और लच्छेदार सूत काट दिए उसने, बहुत अच्छेदार सूत काट दिए उसने। और कदम कदम पर मिलते कारीगरों के सहयोग ने गौरैया को आगे बढ़ने का उत्साह दिया। अब क्या, आगे चलते चलते उसको काम करने का उत्साह मिल गया। उसके बाद दोनों एक बुनकर के पास पहुंचे और इसरार करने लगे, बुनकर भैया इस कते सूत से कपड़ा बना दो। उसने बोला कि इस सूत से कपड़ा बना दो। बुनकर इन्हें अगबग होकर देखने लगा, मतलब आश्चर्य से देखने लगा। हटते हो कि नहीं यहाँ से? देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है और अभी थोड़ी देर ही राजा जी करिंदो हाजिर हो जाएंगे, मतलब वहाँ के जो काम करने वाले हैं वो हाजिर हो जाएंगे। साव करे भाव तो चबाव करे चार कर, ठीक है।
और इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया। मतलब कि साव करे भाव का मतलब कि भाव तो देगा नहीं, और चबाव करेगा, चाव कर मतलब देगा नहीं, मतलब पैसे तो देगा नहीं मगर चबाव है क्या, चब के खाएगा वो। इतना कहकर बुनकर अपना काम में मशहूर हो गया। और इसे बुन दे भैया, इसे बुन दे। गवैया ने साजे होकर कहा, हम तो सेत मेत का काम नहीं करवाते, मतलब कि हम फ्री फंड का काम नहीं करवाते, इसे बुन दे। आधा तू ले ले, आधा हम ले लेंगे। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है, वह तैयार हो गया और सूत अपनी ओर खींच कर ताना और बाना पसार, मतलब उसको बुनने लगा। उसका करधा चलने लगा और ठरगी उड़े लुढ़कने लगी और थोड़ी ही देर में उसका काफी जो गफत दबीज कपड़ा बुन गया, मतलब बहुत ही सुंदर कपड़ा उसका बुन गया। गफस और दबीज का मतलब, गफस का मतलब होता है घना बुना हुआ और दबीज मतलब होता है मोटा और मजबूत कपड़ा बुन दिया उसने। आधा उसने ले लिया और आधा इन्होंने ले लिया। गवरैया ने 3/4 मंजिल पार कर ली। अब 3/4 मंजिल पार कर ली। कपड़ा लिए दिए वह दर्जी के पास पहुंची और दर्जी भैया इसकी टोपी सिल दो। और उसने बोला, खिसकती हो कि नहीं यहाँ से। दर्जी रोज से गुस्से से बोला, देखते नहीं राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियां के बाद 7वां बेटा पैदा हुआ है। अब उस दशरथन के लिए मुझे ढेरों झबले सिलने हैं। दर्जी ने माथे का पसीना पोंछते हुए ठंडी आह भरी, कुछ देना ना देना, भर भर माथे पसीना, मतलब क्या, कुछ देना ना लेना, भर माथे पसीना। इस तरह से आप देखेंगे हर जगह आपको बहुत अच्छे मुहावरों का प्रयोग किया गया हैगा। हम तो भैया बेगार में कुछ करवाते नहीं, हमने कहा कि हम फ्री में कुछ काम करवाते नहीं हैं। और गवरैया बोली, इस बने कपड़े की टोपी सिल दे, बाकी 2 टोपियां सिल दे, एक तू ले ले, एक हम ले लेंगे। मुंह मांगी मजदूरी पर कौन मुझे तैयार ना होगा। उसने बोला कि अब मुंह मांगी मजदूरी पे कौन तैयार ना हो। कच उसकी कैंची चली उठी और चूहे की तरह सर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियां सिली। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फुंदने मतलब कि फूल के जो फूल लगा दिए। फुंदने मतलब होते हैं फूल, गेंदे के फूल लगा दिए, जड़ दिए। और फुंदने वाली टोपी पहनकर वह गवरैया जैसे आपे में ना थी, मतलब इतनी खुश थी वो कि आपे में ना रही। 1.5 टांगों पर ही लगी नाचने और फुदक के लगी गवरा को दिखाने, गवरा को दिखाने लगी। देख मेरी टोपी सबके निराली, 5 फुंदे वाली, वाकई तू तो रानी लग रही है। गरवा बोला, बाकी तू तो रानी लग रही है। गवरे को भी आखिरकार कहना पड़ा, रानी नहीं राजा कहो मेरे राजा। गवरैया ऊंचे उड़ने लगी। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा। वो चिड़िया मतलब गौरैया इतना खुश थी कि इस तरह से बोलने लगी। टोपी पहने ही उसके मन में एक नए हुलस ने जोर मार कि वो क्यों ना इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए। उसके मन में एक हुड़क, मतलब हुड़स नहीं होता, हाँ आप करना, इस तरह से हुड़क सी आने लगी कि अब राजा जी के पास जाना है और जायजा लेना है। कि इस उड़ते उड़ते वो राजा के महल में कंगुरे पर जाके बैठ गए। मतलब एक पेड़ है कंगुरे का, पेड़ पे। उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से खुली धूप में फुलेस की मालिश करवा रहा था और उस राजा वक्त नंगा बदन और नंगे सिर था। उस टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था और दूसरा हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था, तो तीसरा पीठ पर मुक्का मार रहा था, तो चौथा पिंडली पर गुद्दी काढ़ रहा था। गवरैया ने कांगुरे से ही चिल्लाई, और मेरे सिर पे टोपी, राजा के सिर पे टोपी नहीं, राजा के सिर पे टोपी नहीं, मतलब गौरैया इस प्रकार से चिल्लाने लगी। मालिश करते हुए राजा की नज़र गवरैया से टकरा गई। गौरैया के सिर पर फुंदेदार टोपी मतलब फूलदार टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। वह तो लगातार रटे जा रही थी, मतलब लगातार बोले जा रही थी, मेरे सिर पे टोपी, राजा के सिर पे टोपी नहीं, अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। टोपी आ गई। राजा ने झट पहन ली। देख रही
फदगुद्दी, फदगुद्दी मतलब होता है, फदगुद्दी मतलब होता है एक छोटी चिड़ैया, मतलब छोटी चिड़ैया, गौरैया, ठीक है फदगुद्दी। अब इसने बोला, देख ले फदगुद्दी छोटी चिड़ैया, मेरी टोपी में 5 फुंदे। गौरैया ने अब दूसरी ही राग राप ली। अब गौरैया ने दूसरी राग मतलब दूसरी बात बोलना स्टार्ट कर दी और आलापना शुरू कर दिया। राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फुंदने मतलब 5 फूल वाले। राजा की टोपी में फुंदने नहीं मतलब फूल नहीं। राजा को बेहद ऐठी महसूस हुई, मतलब राजा को बहुत ज़्यादा ऐठी महसूस हुई और इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल की बुरी तरह बिगड़ गया। राजा बुरी तरह बिगड़ गया। इस फदगुद्दी की गर्दन मसल दो, मतलब छोटी चिड़िया की गर्दन मसल दो और पंखों को नोच लो। सिपाहियों ने देर ना करो, उसने कहा सिपाही देर ना करो और क्षमा करें महाराज, मतलब क्षमा करें महाराज। मंत्री ने हाथ जोड़ दिए। मच्छर मारकर हाथ क्या क्या गंदा करना, अपने आप ही चली जाएगी। तब राजा सिपाहियों से बोला, ये ऐसा नहीं मानेगी, उसकी टोपी छीन लाओ और उसे मेरे पैरों से ठोकर मारूंगा, मैं उसे पैरों से ठोकर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेर मारकर गौरैया की टोपी नीचे गिरा दी, तो दूसरे ने सिपाही ने झटपट टोपी लपक ली, राजा के सामने पेश कर दी। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था, टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती को देख दंग रह गया और कारीगर की इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया, मतलब बिल्कुल ऐसा जड़ मतलब हो गया ना, हिलना डुल रहा, बस लगातार टोपी को देख रहा था। मेरे राजा मेरे सिवा इतनी मतलब का उसने बोला, मैं राजा मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची। सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट कर देखने लगा, टोपी को उलट पुलट कर देखने लगा। इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने, इतना बोला इस नगीने को, इतना नगीना मतलब होता है कि टोपी इसको उस देश में बनाई किसने, मुल्क में बनाई किसने। राजा के मन में ख्याल आया, अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी। राजा चाहे पता न लगा से, अगर राजा चाहे पता न लगा से, गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ और हुदाई का मतलब होता है, सॉरी हुदाई नहीं, दुहाई। दुहाई मतलब होता है कि वो बार बार बोलने लगा कि दुहाई अंदाता, दुहाई मतलब माफ़ी मांगने लगा, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। मेघों की गड़गड़ाहट की मांदिज राजा की आवाज़ निकली, मतलब मांदिज मतलब होता है उसके मतलब मेघ जैसे बादल गरजने लगता है उस तरह से उसकी आवाज़ निकलने लगी। दुहाई अंदाता, हमें दुहाई नहीं वजह बताओ। राजा बोला, मुझे दुहाई नहीं वजह बताओ। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, उसने कहा कपड़ा बहुत अच्छा था और एकदम गफ्फत और दबीज मतलब बहुत ज़्यादा घना बुना और मजबूत था। तो ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना। उसने कहा इतना उम्दा कपड़ा किसने बुना। नाग की मांदी राजा मतलब नाग मतलब सांप की तरह वो फूकने लगा, मारने लगा और गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ। माफ़ी बख्शे सरकार, माफ़ी बख्शे सरकार, माफ़ी नहीं वजह बताओ। सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। इतना महीन सूत कितने काटा। शेर की मानिद राजा ने दहाड़ना मतलब अब शेर की तरह वो दहाड़ना स्टार्ट कर दिया। गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ, मतलब कोरी जैसे कि वो सूत काटने वाला। जान बख्शे महाराज, जान नहीं वजह बताओ। रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार और एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। और इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी। बिजली की तरह राजा की आवाज़ कड़कने लगी और हाफते और छाती पीटते दुनिया हाजिर हुआ। क्षमा करे अंदाता, मतलब क्षमा करे अंदाता, ठीक है, क्षमा मतलब क्षमा। क्षमा नहीं वजह बताओ। राजा गुस्से से काँप रहा था, मतलब राजा गुस्से से क्या काँपने लगा था। तुम चारों ने मिलकर इस गवैया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया। आपके लिए भी किया सरकार। दुनिया ने जमीन पर लेट कर कहा, आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार। करते हैं सरकार, आगे भी करेंगे। हमारे लिए अब तक जो काम हुआ उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं, मतलब इतनी खूबसूरती क्यों नहीं। अभय दान दे तो बोल सकूं, मतलब कि अगर मुझे क्षमा दान कर सके तो मैं बोल सकूं। दुनिया बोला चलो दिया। राजा बोले राजा बोला चलो दिया। अब बताओ महाराज, इस गवैया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता, जिसके पास बहुत कुछ भी नहीं वह फिर भी
वो जिसके पास कुछ भी नहीं फिर भी वो आधा दे देती थी, इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत मतलब कि खूबसूरती आज आ गई। सरकार दुनिया दंडवत पर दंडवत किया जा रहा था, मतलब ज़मीन पे लेट के माफ़ी मांगे जा रहा था। देख ले राजा, अब गौरैया बोलने लगी, देख ले राजा, आँख में उँगलियाँ डाल कर देख ले। इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं। उसने बोला कि इसके लिए मैंने पूरे मोल चुका है, बेकार की नहीं है, मतलब फ्री का नहीं है ये। गवरिया फिर से चिल्लाने लगी, ये राजा तो कंगाल है, नीरा कंगाल है, इसका धन घट गया है लगता है। उसने कहा कि लगता है राजा का धन घट गया है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, मतलब टोपी तक के लिए भी वो पैसे नहीं दे सकता, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। इसने कहा था तभी तो मेरी इसने टोपी छीन ली। राजा तो अबाकई अक्का बक्का हो गया, मतलब अक्का बक्का हो गया। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी और दूसरी इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कम सूरती, तीसरे खजाने की खुलती पोल। इस पाखी को कैसे पता चला, मतलब इस चिड़िया को कैसे पता चला कि धन घट गया। तमाम बेगार करवाने बड़ी सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद भी, मतलब राजा जब लगान वसूल करता था इतनी सख्ती के बाद भी खजाना खाली रहता था। इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतना लावाजिमों का बोझ खजाना संभाल भी तो कैसे। यहाँ पे जैसे कि ये लश्करी मतलब होता है कि हाँ जो यात्रा में जो होते हैं ना, यात्रा में लेके जाने वाले सामान, ये लावाजिम में मतलब कि उसमें यात्रा में जो सामान का यूज़ किया जाता है, या ऐशो आराम में इसमें इतना ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है कि खजाना, राजा का खजाना ही खाली हो गया, तो बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे। तो आगे देखेंगे। यहाँ तमाम लोग निकल आए थे ये अनोखा तमाशा देखने के लिए, मतलब भीड़ लग गई थी। और मंत्री ने होले से कहा ये मुंहफट तो महाराज का बेपर्दा ही करके दम लेगी। मतलब कि धीरे से मंत्री ने बोला कि ये मुंहफट महाराज का बेपर्दा, मतलब कि जो पोल है को खोल देगी। राजा खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना और टोपी वापस कंगूरे की ओर फैला दी, मतलब उस पेड़ की तरफ फेंक दी, हवा में उछाल दी। गवरिया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़कर कहने लगी, ये राजा तो डरपोक है, नीरा डरपोक है, मतलब बहुत ज़्यादा डरपोक है, मुझसे डर गया तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। कौन है इस मुंहफट के मुंह लगेगा? मंत्री। क्यों मंत्री जी, मतलब राजा बोला, इस मुंहफट के कौन मुंह लगेगा? क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। तो इस प्रकार से श्रीजी द्वारा ये जो कहानी थी टोपी हमने पढ़ी, बहुत सुंदर चिड़िया के द्वारा बताया गया कि किस प्रकार से राजा अपने ऐशो आराम में खजाना पूरा गवा देता है, लोगों की मदद तक नहीं कर सकता, उनका एक बेगारी तक नहीं दे सकता, मोल नहीं दे सकता। चिड़िया ने किस प्रकार से उसकी पोल खोली। तो इतना सुंदर चित्रण किया गया है, टोपी के माध्यम से बताया गया है जीवन में किस प्रकार से व्यक्तित्व चलता रहता है, जीवन चलता रहता है। तो यहाँ पे हमारा 8वीं क्लास का ये अंतिम चैप्टर था, जो हमने चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम 9वां चैप्टर आज से स्टार्ट कर देंगे। आप सब ऐसे पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें, केवीएस की तैयारी जी जान से करें, क्योंकि केवीएस की एनसीईआरटी की बुक्स से ही चैप्टर्स जरूर आएंगे, क्योंकि इस बार सिलेबस चेंज हुआ है, तो इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। आप सबका दिन शुभ रहे, आप ऐसे पढ़ते रहे। थैंक यू।